नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आने वाले छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में आपको इसी तरह के प्रश्न दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। अगर आपने इन सब का कॉन्सेप्ट देख लिया तो बहुत सारे प्रश्न को आप आने वाले एग्ज़ाम में आसानी से डील कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम सीडीपी से वो 30 प्रश्न लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है। अभिप्रेरणा मतलब आप जानते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशनल का जो है सिद्धांत क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन जो है अभ्यास करने हेतु कहना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को जो सीखें उसे दोहराने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जो है सीडीपी हो या फिर अदर लैंग्वेज, पैडालॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव का खेल देख लिया, इससे क्या होगा, क्या आप पैडालॉजी को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि नकारात्मक पॉइंटों को आप ऐसे ही डिलीट कर पाएंगे और जो बचेगा आपको वही आंसर होगा। इसी प्रश्न में देखिएगा, आप यहाँ देखिए दूसरे ऑप्शन में अभ्यास को कहा गया। छात्रों को अभ्यास नहीं कराना है, ऐसे शब्द जो है नकारात्मक होते हैं पैडालॉजी में। दोहराना ये भी नहीं, तो ये दोनों गलत है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। छात्रों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना, इसका अभिप्रेरणा का क्या होगा, सिद्धांत होगा। चलिए अगले प्रश्न में जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा कि अधिगम क्या है। अधिगम मतलब इंग्लिश में क्या होता है, लर्निंग होता है, लर्निंग। तो अधिगम मतलब लर्निंग, तो वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है अनुभव व अभ्यास का परिणाम। तीसरा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। और चौथा उपरोक्त सभी। तो अधिगम मतलब लर्निंग, आप जानते हैं कि हम अपने खुद के अनुभव से या फिर कुछ काम को अभ्यास कर करके सीख जाते हैं, और सीखना ही अधिगम है, लर्निंग है। जिससे होता क्या है, जैसे कि हम कुछ चीज़ सीख ले, जैसे कि हम कुछ बोलना नहीं आता है, अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल खराब है, अगर हम उसको डेवलप कर ले, तो उसके बाद आप देखेंगे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, हम बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन जो है व्यवहार में परिवर्तन, ये भी सही है। अनुभव अभ्यास से सीखते हैं, लर्न करते हैं, अधिगम करते हैं, ये भी सही है। तीसरा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी सही है, क्योंकि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है, वो हो सकता है भूल भी जाओ, कोई स्थायी परिवर्तन भी हो सकता है, अपेक्षाकृत भी हो सकता है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कहता है कि एक प्रभावी विद्यालय अभ्यास है। मैंने बताया था आपको कि सीडीपी में शिक्षण शास्त्र पैडालॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिससे आपको अक्सर इनसे ही बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप जो है बहुत सारे प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। और इसमें एक ही तरीका ज़्यादातर अप्लाई होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का, सकारात्मक और नकारात्मक का। तो नकारात्मक चीज़ों को पहले हटा दो, उसके बाद जो आंसर बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर तीसरा में कह रहा है कि प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, एक मिनट। एक प्रभावी विद्यालय, एक प्रभावी विद्यालय अभ्यास है। एक प्रभावी विद्यालय का अभ्यास क्या होना है उसका। तो पहला ऑप्शन है निरंतर तुलना करना, मूल्यांकन करना, ये नकारात्मक है, पहले से आप इसे काट दीजिए, क्योंकि तुलना आपको नहीं करना है। सभी बच्चे यूनिक होते हैं, सब में अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, और उन खूबियों को पहचान कर उसके अनुकूल ही हमको शिक्षा देना है, ताकि वह बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाए,
अच्छे से वो विकास को प्राप्त कर पाएं। तो आप देखेंगे ऑप्शन डी व्यक्तिगत शिक्षा, ये आपका सकारात्मक आंसर हो रहा है। और दूसरा देखिए शारीरिक दंड देना, तीसरा प्रतिस्पर्धा, ये तो बिल्कुल नकारात्मक शब्द हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, व्यक्तिगत शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि बालकों की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आपके बच्चा का जो वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, उसको अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो आपने सीडीपी में लगभग आपने शुरुआत में ही हम पढ़ते हैं कि विकास, बच्चों का विकास कैसे होता है, कितने चरण में होता है, क्या क्या विकास के डोमेन होते हैं। जैसे कि विकास के चरण होता है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था इत्यादि। और विकास के अलग अलग डोमेन होते हैं, जैसे कि सामाजिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इत्यादि जो हैं, आप जो हैं देखेंगे बालकों के वृद्धि और विकास को समझने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसका आंसर क्या कर लेंगे, विकासात्मक विधि, ये इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। और बाकी तो भी हैं, बट एक्चुअली में आप जिससे अच्छा तरीका कहा गया है, यहाँ पे अच्छा तरीका कहाँ है, तो आप सीधा विकासात्मक विधि में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न, निम्न में से क्या बच्चों के सोचने एवं सीखने के अनुकूल वातावरण के संदर्भ में सत्य है। तो आपको आप पॉजिटिव देखना है, सत्य कौन सा है, मतलब नकारात्मक चीज़ों को पहले काट देना है। अब जैसे कि लंबे समय तक शिक्षक जो है आख्यान को शांतिपूर्वक सुना, जी हाँ, ये तो बोरिंग होता है बच्चों के लिए, तो और भी बोरिंग होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ऐसे व्याख्यान और लेक्चरर को सुनना पसंद नहीं करते, वो एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, आपको सत्य पूछे हैं। दूसरा है गृह कार्य में वृद्धि, जी बिल्कुल नहीं, गृह कार्य में भी ये अनुकूल अच्छे से नहीं हो पाएगा। करके सीखना सकारात्मक है, बट दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि छात्रों को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इसके विषय में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना, ये बहुत ही सकारात्मक है। सी भी सकारात्मक है, लर्निंग बाय डूइंग, बट उससे भी सकारात्मक आप देख सकते हैं, छात्रों को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इसके विषय में वो स्वयं करेगा, स्वयं से लर्न करेगा तो अच्छे से सीख पाएगा। लर्निंग बाय डूइंग भी सकारात्मक है, बट पेडालॉजी में हो सकते हैं सभी ऑप्शन सही हो, लेकिन हमें उस ऑप्शन के साथ जाना होता है जो अधिक सकारात्मक है बाकी ऑप्शनों की तुलना में। तो चलिए ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न कहता है कि यह सामान्यतः प्रकृति में वितरित है, यह वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का संयुक्त उत्पाद है जो आयु के साथ साथ बढ़ता है एवं इसकी ऊर्ध्वाधर वृद्धि 16 से 20 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। यह अनुच्छेद किससे संबंधित है। बिल्कुल प्रश्न में ये कह रहा है कि ये जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का संयुक्त उत्पाद है। तो जो है आप देख सकते हैं वृद्धि भी है, विकास भी है, बुद्धि भी है, ये तीनों ऑप्शन तो हैं, लेकिन ये कह रहा है इसमें इसे ध्यान से देखिएगा 20 से 24 वर्ष के आयु में समाप्त हो जाता है, लेकिन विकास तो सतत चलता है। तो ये ऑप्शन आप काट दीजिए, ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन देखिए वृद्धि से, वृद्धि कहीं ना कहीं 20 तक तो अच्छे से होता है, तेजी से होता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन समाप्त नहीं होता है। लेकिन बुद्धि वाला को इस को देखिए, यहाँ पे बुद्धि जो है आप देखेंगे कि बुद्धि का विकास अधिकतम यहीं तक हो जाता है। बुद्धि का विकास जो है 16 से 20 वर्ष के आयु तक होता है, उसके बाद इसकी क्षमता डेवलप हो जाती है, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि, ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की जानकारी के लिए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
प्रगति की जानकारी के लिए मूल्यांकन करना है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है, आप ऑप्शन का आंसर कमेंट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन, दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा है प्लेटमेट मूल्यांकन और चौथा है योगात्मक मूल्यांकन। तो आपका आंसर क्या होगा? ज़्यादातर विद्यार्थियों ने निदानात्मक मूल्यांकन सोचा होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निदानात्मक मूल्यांकन जो है, हम कमी को, अगर कोई स्टूडेंट में कमी है उसको अगर खोजना है तो हम इसका उपयोग करेंगे, परंतु अगर हम जो है प्रगति की जानकारी लेंगे तो उसके लिए हम आपको रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर प्रगति की अगर जानकारी लेना है तो हमें रचनात्मक मूल्यांकन करना है, क्योंकि प्रगति कैसा होता है, बढ़ते हुए होता है, वृद्धि के रूप में होता है, विकास की तरह होता है प्रगति होना। तो प्रगति तभी होगा जब कुछ रचना होगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा, तभी जो है प्रगति की जानकारी होगी और वो आगे ग्रोथ कर पाएगा। तो हमें इसके लिए रचनात्मक मूल्यांकन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सॉरी, अब अगला प्रश्न है 8। तो अगला प्रश्न 8वां कहता है कि प्रशिक्षण के दौरान व्यवहार को सही करने की प्रक्रिया के रूप में क्या माना जाता है? हमने पुराने प्रश्न में भी देखा था, पिछले प्रश्न में, कि जो है अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, यानी व्यवहार को सही करना है तो अधिगम को अगर आप सही कर दीजिएगा, अच्छे से कर दीजिएगा, तो व्यवहार को सही से परिवर्तित कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम। बाकी ऑप्शन भी सही है, परंतु आपको देखना है कौन सा आंसर जो है ज़्यादा सटीक बैठ रहा है और सकारात्मक बैठ रहा है, तो आप उसके साथ ही जाएंगे, क्योंकि पैडालॉजी का सब खेल है, सभी आंसर आपको सही लगेंगे, लेकिन जाना आपको केवल एक के ही साथ है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन यानी स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन के सिद्धांत पर इनमें से क्या आधारित है, ये आपको फाइंड करना है। पहला ऑप्शन कहता है कि शिक्षक बाह्य प्रशिक्षक की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। सही बात है। दूसरे को भी देख लेते हैं। छात्र हर संभव प्रयास से उच्च ग्रेड, ये ऐसा उच्च ग्रेड, अंक, रिजल्ट, ये आपके नकारात्मक पक्ष में जाती हैं। और सी को देखिए, परीक्षा के बाह्य निकाय की उपेक्षा विद्यालय अधिक कुशल है। नहीं नहीं नहीं, जितना विद्यालय कुशल होता है उतना बाह्य भी कुशल होता है, वो भी बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। और आपका ऑप्शन नंबर डी है, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। इस सबसे अच्छा, बहुत ही बेस्ट आपको देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कहा गया है कि जो शिक्षक जो होता है वो बच्चों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, वो उस अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि उनके साथ वो पूरा समय बिताता है, उसको पढ़ाता है, वो कैसा सीख रहा है ये सब जानता है, कैसे किसको नहीं सीख पा रहा है और क्या समस्या आ रही है, वो सब चीज़ वो जानता है बाह्य की तुलना में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि जो शिक्षक जो होता है वो शिक्षार्थियों के बारे में बेहतर तरीके से जानता है। तो ये आपका प्रश्न हो गया 9वां। अगले प्रश्न में जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 10वां। सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति होता है, क्यों एक जो व्यक्ति होता है वो समाज से विचलित हो जाता है, इसको आपको बताना है, कारण बताना है। पहला है उसका उचित मूल रूप से समाजीकरण नहीं हो पाता। सही जवाब बात है ये भी। दूसरे को देखते हैं, वे सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं होते। और तीसरा है वे समूह में नहीं रहते। चौथा है वे प्रभावी रणनीतियों का पालन नहीं करते। तो आप देखेंगे सबसे अच्छा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहा गया है कि वे सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो समाज के जो नियम है, अनुशासन है, उसको अच्छे से पालन करेगा तो वो समाज से विचलित नहीं हो सकता। तो अगला प्रश्न 11वां यह रहा,
जिसमें कहा गया है कि एक समावेशी कक्षा में बच्चे निम्न में से किसका प्रदर्शन करते हैं। पहला ऑप्शन है विविध अधिगमकर्ताओं की बढ़ती स्वीकृति, इसका प्रदर्शन करते हैं, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि प्रभावी संचार एवं सामाजिक कौशल। जी हाँ, अगर समावेशी कक्षा है जिसमें जो है सभी बच्चे मिलकर आपस में मिलकर सीख रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें ये तीनों का विकास होगा, प्रदर्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11वां का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12वां। शिक्षार्थी जो होता है तब तक ही नहीं सीखते जब तक, अच्छा नकारात्मक पूछा है, नहीं पूछा है तो आपको नकारात्मक ही बताना है। पहला कह रहा है उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं वे नहीं जानते कि पढ़ाए गए पाठ के निकट भविष्य में परीक्षा होगी, ये भी नहीं। वे सीखने के लिए तैयार नहीं होते, बच्चों के उनके माता पिता के घर में उनके प्रशिक्षण के विषय में नहीं पूछते। यहाँ पे आपको क्या क्या है कि बच्चे शिक्षार्थी सीखना क्यों पसंद नहीं करते, तो उसका मेन रीज़न जो होता है कि बच्चा जो होता है वो स्वयं नहीं सीखना चाहता। बच्चा जो है आपका वे सीखने के लिए स्वयं तैयार नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सी। क्योंकि अगर बच्चा स्वयं सीखने के लिए तैयार है तो वो खुद करके सीख सकता है, यानी बच्चा एक्टिव रहना चाहिए तभी वो करके सीख पाएगा। यहाँ पे बाकी ऑप्शनों की तुलना में ऑप्शन नंबर 3 सी सही है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षा यानी इंडिविजुअल एजुकेशन जो होता है किस पर आधारित होता है, छात्रों की आवश्यकताओं पर। बहुत ही पॉजिटिव वर्ड। अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले से निर्धारित कर दिया और बच्चा अगर डिसेबिलिटी वाला निकला, अगर आप उसी तरह पढ़ा रहे हैं जैसे बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। सी कह रहा है कि जिले में उपलब्ध है, ये तो बिल्कुल नकारात्मक है। जिला के हिसाब से सभी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, कक्षागत पढ़ाएंगे, व्यक्तिगत ही पढ़ाएंगे। और ऑप्शन नंबर डी के सामान्य शिक्षक की अनुशंसाओं पर, ये भी गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों की जैसी आवश्यकता होगी उस प्रकार हम उसको शिक्षा देंगे ताकि वो अपने अनुकूल आगे बढ़ सके और शिक्षा ग्रहण कर पाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कारक मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। मानसिक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो दिमाग से अंदर जो हमको दिखाई नहीं देता। आप देखिएगा अधिगमकर्ताओं इसमें क्या पूछा गया है कि नहीं है, ये इसको आप ध्यान से देखिएगा, संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि आपका कि अधिगमकर्ताओं के लंबाई एवं भार यही संबंधित नहीं है। लंबाई और भार तो दिखेगा आपको ना, वो मानसिक से संबंधित तो नहीं है। और बाकी ऑप्शन तो मानसिक के संबंधित हैं, देख सकते हैं आप। तर्क व निर्णय करना, स्मृति विकास, वैचारिक क्षमता, ये सभी जो तीनों ऑप्शन जो हैं ये आपका मानसिक विकास से संबंधित हैं। और केवल एक ऑप्शन आपका मानसिक विकास से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के छात्र सामान्यतः संज्ञानात्मक देरी प्रदर्शित करते हैं। उन्हें निम्न में से किस क्षेत्र की कठिनाई है, कौन कौन से कठिनाई होगा उसको देखेंगे। ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये याद रखिए डिसऑर्डर है, ये कोई मानसिक बीमारी तो नहीं कह सकते। ये इसमें जो बच्चा है हाइपर एक्टिव रहते हैं, जैसे कि वो बैठा है, अगर वो उसको बोरिंग लग रहा होगा क्लास तो वो हाथ पैर हिलाने लगेगा और वो बहुत एक्टिव रहता है, हर चीज़ को के लिए बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु। वो एक टिक के बैठ नहीं पाता किसी चीज़ के लिए, धैर्य नाम की चीज़ उनमें थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ता है। तो उन बच्चों में जो है आपको कौन कौन सी कठिनाई होगी, क्या अवधान होगा, ये मानसिक मंदना है, आवेग नियंत्रण। तो मैंने बताया है आपको वो, और उसमें अवधान यानी रुक नहीं पाएगा, अवधान की कमी रहेगा, आवेग को अपना वो नियंत्रित नहीं कर पाएगा, ये मानसिक मंदना नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके आधार पर ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों राइट हो जाएगा। यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 13 कह रहे हैं कि व्यापक मूल्यांकन का जो है तात्पर्य क्या है? व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य, पहला ऑप्शन है कई बिंदुओं का एक साथ मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन होता है। दूसरा को देखिए, शिक्षक के समूहों द्वारा आकलन। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक एवं सशैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी है लंबे समय तक लगातार कई परीक्षण। आपने व्यापक मूल्यांकन में पढ़ा होगा, व्यापक मूल्यांकन जो होता है होलिस्टिक होता है, ऑलराउंड सभी चीज़ों का, सभी पहलुओं का मूल्यांकन होता है बच्चों का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है बहुत ही सटीक हैं, जिसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक एवं सशैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन करना ही आपका क्या हो जाएगा? व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा। यानी प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। निम्न में से किस कारक कक्षा में सीखने का समर्थन करता है? सीखने का समर्थन कौन सा कारक करता है? प्रश्न को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। कक्षा प्रशिक्षणों की संख्या में वृद्धि, शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन करना। याद रखिएगा प्रश्न में कहा गया कक्षा में सीखने को समर्पित करते हैं, बच्चों को सीखने में कौन सी चीज़ मदद कर रही है। अच्छा, अब देखिए पेडालॉजी में सभी आंसर आपको सही लग रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे वो ऑप्शन के साथ जाना है जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक हो। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, सी कह रहा है कि शिक्षण में एकरूपता बनाए रखने के लिए किसी एक विशेष विधि का प्रयोग करना। नहीं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि केवल एक विशेष विधि का उपयोग करेंगे तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि बच्चा अलग है तो हमको तरीका भी दूसरा उपयोग करना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जो है पीरियड की अवधि के समय अंतराल को 40 से बढ़ाकर 50। बच्चे तो 40 में बोर होने लगते हैं, आप 50 बढ़ा दोगे तो अब तो और वो सो जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, सीखने को समर्थन नहीं करता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, वो सटीक बैठता है, जिसमें कह रहे हैं कि शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन करेगा। अगर बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, अगर वो बच्चा स्वयं करेगा, स्वयं सीखेगा, स्वयं करके सीखेगा, ये बहुत ही सकारात्मक पक्ष है सीखने के लिए। वही पूछा गया है, याद रखें। तो गिलफर्ड ने, हम जानते हैं कि 3 चीज़ें दिए हैं, आप उसको तरीके से याद कर लीजिए। पहला क्या हो जाएगा? सामग्री होगा, उसका हम क्रियान्वयन करेंगे, फिर उसके बाद उत्पाद बनेगा। ये तीनों जो हैं गिलफर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के घटक हैं, लेकिन ये जो क्षमता है ये उसका घटक नहीं है। और हमको पूछा क्या गया था? नहीं, हमको पूछा गया था नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा? क्षमताएं, ये इसका घटक नहीं है। ये तीनों चीज़ आपके इनके घटक में है। सामग्री है, उस सामग्री का क्रियान्वयन करके उसे उत्पाद में बदल देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। 12 वर्षीय बालक की सर्वाधिक संभावना है। 12 वर्षीय जो बालक है, आप बताइए 12 वर्ष के बच्चा कौन से स्टेज में है, कौन सी अवस्था में है? बाल्यावस्था में है कि आपका किशोरावस्था में चला गया है? तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिखेगा, तो आप देखेंगे कि ये जो है किशोरावस्था व बाल्यावस्था के मध्य की स्थिति है, बीच की लगभग स्थिति है। तो इस टाइम जो है बच्चा समन्वय में उसको कठिनाई होगी, ये भी सही है। वयस्कों को प्रसन्न करने के संबंधित ये भी थोड़ा सही है। अपने रुचियों को सीमित रखना, ये भी थोड़ा सही है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो अपने जो है साथी अनुमोदन के लिए, अपने साथी अनुमोदन जो के लिए उत्सुकता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो अपने ग्रुप में रहकर सीखना खेलना पसंद करता है। अपने ग्रुप के लिए वो कुछ करना चाहता है। वो जो है वीरता के भाव होते हैं, उनमें लीडरशिप यहाँ पे डेवलप होता है। तो 12 वर्षीय बालक की सर्वाधिक
जो संभावना क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वो सही है। साथ ही अनुमोदन के लिए उत्सुकता। प्रश्न नंबर 20, एक बच्चा सदैव दूसरे बच्चे के प्रति सहानुभूति का अनुभव करता है। कोई बच्चा है वो हर बच्चे को मतलब जैसे कि कोई गरीब देख लिया या फिर कोई गरीब बच्चा देख लिया या फिर कोई बीमार है उसको देखकर वो सहानुभूति अनुभव कर रहा है। यानी कि उसकी आदत कौन सी आदत है, एक क्या वो वैचारिक दिमाग की आदत है, संवेगात्मक आदत है, सहनीय है या फिर नैतिक है। तो इसका आंसर आप सभी लोगों ने आसानी से बता दिया होगा, क्योंकि आपका सहानुभूति जो होता है वो क्या होता है, एक संवेग है, इमोशन है और वो संवेगात्मक आदत कहलाएगा। पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क है यानी कि एनसीएफ 2005 है। आप ध्यान रखिएगा कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो उसमें एनसीएफ 2005 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप एनसीएफ 5 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और इसे हल करने का बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि ये पेडालॉजी से संबंधित है। तो इसमें आप सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव जो वाक्य है, नकारात्मक वाक्य, उसके आधार पर आप उत्तर तक सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में देखेंगे कि एनसीएफ 2005 सर्वाधिक बल देता है, किस पर बल देता है उसको देखना है। तो पहला ऑप्शन है कठिन प्रश्नों के हल पर, ये तो नेगेटिव है, पहला काट दीजिए। संप्रतियों को रटने पर, रटना बिल्कुल नहीं, रटने वाला काम तो नेगेटिव ही होगा। तीसरा है सी है ज्ञान के निर्माण पर, ये बहुत ही सकारात्मक है क्योंकि बच्चा अगर स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा तो वो अच्छे से सीखेगा, जो कि एनसीएफ 2005 भी कहता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं गणित के प्रश्नों को शीघ्रता से हल करने पर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपका आंसर सही हो क्या हो जाएगा, आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक मतलब समझिएगा जो मन से संबंधित हो, जो कि मन से रिलेटेड हो, दिमाग से रिलेटेड हो। तो आप देखेंगे संज्ञानात्मक से संबंधित जो क्या है यहाँ पर, सोचना, क्योंकि सोचना कहाँ होता है, हमारे दिमाग में होता है और वही प्रक्रिया जो है संज्ञानात्मक से संबंधित है। बाकी देख लीजिए दौड़ना, खेलना, प्रतिगामी क्रियाएं, ये सब जो है फिजिकल के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन जो सोचना है वो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, थोड़ा सा लंबा है बट आसान होता है, आप उसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कह रहा है कि शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से आयोजित करने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है वो कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है, अलग अलग बच्चों की जो अलग अलग विभिन्नता है, वो अगर कोई हम एजुकेशनल प्रोग्राम चालू कर रहे हैं तो वो उसके लिए क्या जरूरी है, कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो आप इसका आंसर सीधा देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपकी बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि हमको पता होनी चाहिए कि कौन सा समाज से वो आया है, उसका भावनात्मक इमोशन क्या है, वो कैसा टाइप का बच्चा है, इसकी जानकारी एक विद्यालय को होनी चाहिए, शिक्षक को होनी चाहिए, वह उसकी मानसिक विशेषता उसकी होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो अच्छे से सफल ढंग से आयोजित हो जाए। और बाकी ऑप्शन भी सही हैं, बट हमें अगर व्यक्तिगत विभिन्नता को देखना है तो ये तीनों ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4, ये सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 जो कहता है कि जो विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाता है, ऐसे प्रश्न में आप बच्चा कोई भी हो सबको हमको क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाना है, जिससे बच्चों में आपसी हीन भाव ना आए, वो एक साथ पढ़ें व एक साथ आगे बढ़े, असमान होते हुए भी एक साथ अध्ययन करें, ताकि वो जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 समावेशी शिक्षा से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा मतलब यहाँ पे आप देखेंगे समावेशी शिक्षा से
प्रश्न आ रहे हैं, एनसीएफ से प्रश्न आ रहे हैं, जो ऐसे टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं से आपके जो आने वाले टीचर जो एग्ज़ाम होना है उन्हीं में प्रश्न दिखाई देगा। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, समावेशी शिक्षा आपको मैं बता दूं, समावेशी शिक्षा में होता क्या है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। वो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ाते, सबको एक साथ उसके आवश्यकता के अनुसार, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसको शिक्षा देंगे, और वो उसे हम क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा देंगे। तो उसका सिद्धांत पूछा गया है यहाँ पर। तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या हो जाएगा, सामाजिक संतुलन बनाना, समानता एवं समान अवसर, और सी ऑप्शन है सामाजिक सहअस्तित्व एवं वैश्वीकरण, वैश्विक भाईचारा। मैंने अभी बताया आपको कि समावेशी शिक्षा में क्या करेंगे, समानता देंगे, समान अवसर देंगे सभी बच्चों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले प्रश्न में जाएंगे। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहे हैं कि एक चिकित्सक का पुत्र जो है एक कुशल चिकित्सक बनता है, यह उदाहरण है। अब एक कोई भी डॉक्टर है, उसका बेटा भी डॉक्टर बन रहा है, तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये क्या जैविक आनुवांशिकता है, सामाजिक आनुवांशिकता है, सहज प्रवृत्ति स्थानांतरण है, उपरोक्त सभी क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पे एक शिक्षक जो होता है एक समाज में होता है, समाज की एक कह सकते हैं कि समाज की एक भूमिका का निर्वाह करता है एक शिक्षक जो है। तो उससे वो बच्चा जो है प्रभावित होता है कि मेरा पिताजी जो है शिक्षक है, ये काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से उसके मन में वो बात घर कर जाता है, और साथ ही जेनेटिक रूप से भी उसके विचार जो भी स्थानांतरित होते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सामाजिक आनुवांशिकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 27वां। इसमें कहा गया है कि बच्चे जो हैं किस प्रकार से सीखते हैं, इस संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, नेगेटिव को देखना है, सत्य नहीं है। तो आप देखेंगे नेगेटिव चीज़ देखना है, तो इसमें आपको शुरुआत में ही एक केवल दिख गया आपको यहाँ पर, केवल वाला सब जो ऑप्शन होता है वो ज़्यादातर नेगेटिव होता है। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं फिलहाल। बच्चे जो हैं तब सीखते हैं जब ये संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये इसे प्याजे कहाँ हैं, क्योंकि प्याजे क्या कहते हैं, पहले संज्ञानात्मक विकास होगा फिर उसके बाद वो सीखेगा। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, बच्चे विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। जी हाँ, बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं अलग अलग चीज़ों को, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। और डी को देखते हैं, बच्चे सीखते हैं जब ये स्वाभाविक रूप से प्रेरित। जी हाँ, अगर बच्चा प्रेरित होगा ना स्वाभाविक रूप से तो अच्छे से सीखता है। लेकिन पहला ऑप्शन आप देखेंगे ये नेगेटिव है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे बाहर भी सीखते हैं, अपने घर में भी सीखता है, अपने वातावरण से भी सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 28वां। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि योगात्मक मूल्यांकन से क्या आशाएं हैं। दो प्रकार का मूल्यांकन आपको देखने को मिलता है। ये एक योगात्मक मूल्यांकन होता है जिसे हम जो है अंग्रेजी में समेटिव असेसमेंट कहते हैं, और दूसरा होता है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो दो प्रकार के मूल्यांकन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, योगात्मक एवं रचनात्मक। तो आप याद रखिएगा, रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है ये कक्षा के दौरान पूछा जाता है। अगर एक शिक्षक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसी से रिलेटेड अगर उसी टाइम ही बच्चों से प्रश्न करता है तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन। अगर ऐसा मूल्यांकन हो जो अंत में हो, वार्षिक हो, त्रैमासिक हो, ऐसे जो लास्ट में होता है उसको हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन का आशय पूछे हैं तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शन को देखता है, ये क्या होगा, रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा क्या करना है, प्रारंभ में ही उपलब्धि का स्तर प्राप्त करना, ये नहीं हो सकता योगात्मक मूल्यांकन। तीसरा कहना है प्रेरक उद्देश्यों के सीखने के परिणामों का निर्धारण करना, ये भी नहीं है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं,
अकादमिक सत्र के समाप्ति पर। मैंने बताया था कि लास्ट में जो एग्जाम होगा वही आपका कौन सा कहलाएगा, योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा, समेटिव असेसमेंट कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था का विशेषता नहीं है। यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है, तो नहीं वाले में देखेंगे। बाल्यावस्था में बच्चा उच्च गति से सीखता है, ये भी सही है। बच्चा जो है उच्च गति से सीखेगा, राइट है। जिज्ञासु प्रवृत्ति करेगा, जी हाँ, बाल्यावस्था में बच्चा जिज्ञासु रहेगा। तीसरा, अनुकरण से सीखते हैं, ये भी सही है। तो एक बचा कौन, डी, यही गलत हो जाएगा। ध्यान की प्रक्रिया, जी हाँ, बच्चा थोड़ा इस समय जो है चंचल होता है, वो एक जगह नहीं बैठ पाता है, ज़्यादातर देखा जाता है। वो हमेशा कुछ सीखना चाहता है, वो जिज्ञासा से भरा रहता है, उसमें ध्यान की प्रक्रिया जो है वो कम पाई जाती है, यानी ये इसकी विशेषता नहीं है। तो अगले प्रश्न के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहे हैं कि एक उद्देश्यपरक मूल्यांकन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। अब जी हाँ, ऐसे टाइप के प्रश्न में जो है आप ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से आप सीधे आंसर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि पेडालॉजी में नकारात्मक को बिल्कुल आंसर नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव को ही देखना है। क्योंकि आप एक पॉजिटिव शिक्षक रहेंगे तो आप सकारात्मक ढंग से बच्चों को सही तरीके से, एक रोचक तरीके से आप पढ़ा पाएंगे, बच्चों की भावनाओं को समझ पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे विशेषता होनी चाहिए, तो इसमें आप नेगेटिव को हटा दीजिएगा तो पॉजिटिव बचेगा, वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, उद्देश्यपरक मूल्यांकन, यानी कोई उद्देश्य रख के आप मूल्यांकन कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह छात्रों के मध्य भय तनाव, ये तो बिल्कुल गलत, बच्चा भय तनाव नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं कि यह छात्रों व शिक्षकों के मध्य प्रतिक्रिया यानी फीडबैक के रूप में कार्य कर। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है और इसका आंसर भी यही हो जाएगा। क्योंकि जो एग्जाम होता है, उद्देश्यपरक जो एग्जाम होता है, वो एक शिक्षक के लिए तथा छात्र के लिए, दोनों के लिए उपयोगी होता है। क्योंकि एक एग्जाम जो होगा तो उससे पता चलता है कि कैसा पढ़ाया है एक टीचर ने, और ये भी पता चलता है कि एक छात्र कैसा सीखा है, यानी ये दोनों के लिए फीडबैक का काम करते हैं। अगर अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, यह वर्ष के अंत में ही किया जाना चाहिए, तो ही कह दिया तो नेगेटिव हो गया। या छात्रों के मध्य अंतर करने के लिए तुलनात्मक, ये तुलनात्मक आपको कंपेयर नहीं करना है बच्चों के, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है और उनके यूनिक को पहचान कर आपको उसके अनुकूल ही, आवश्यकता के अनुसार ही उसको शिक्षा देना है, ताकि वो बच्चा का सर्वांगीण विकास हो पाए और अपने वो क्षमताओं का विकास कर पाए। तो दोस्तों, ये रहे पूरे 30 प्रश्न जो कि सीडीपी में छत्तीसगढ़ टीचर एग्जामों में पूछे गए थे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।